अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी से। अनुज गुप्ता हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज से और वीरेंद्र वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। शुरुआत कॉलर शो है तो कॉलर से ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर हैं जिनके सवाल हम कल के शो में नहीं ले पाए थे, तो आज ले लेते हैं। अमित कपूर हैं गाजियाबाद से, पहले कॉलर है। नेचुरल गैस पर जानना चाह रहे हैं कि कहाँ तक भाव जाता दिख रहा है नीचे, और क्या कब किन स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। बीरेन जी क्या सलाह देंगे अमित कपूर जी को? ये 202 ये जो करंट लेवल है, यहाँ कहीं में भी सपोर्ट मिल सकता है मार्केट को। आगे वीकेंड भी है, कल का जॉब डेटा भी है। मैं टेम्पररी इसमें कॉन्ट्रा कॉल लेना प्रेफर करूंगा बाई साइड का। 200 के आसपास 196 का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और अपसाइड ऑब्जेक्टिव 210 212 का रहेगा। 12 का 196 का स्टॉप लॉस। और कितने दिनों तक उनको वेट करना पड़ेगा वीरेन जी? एक दो दिनों में आ जाएगा वो भाव? ये काफी वोलेटाइल प्रोडक्ट है, तो एक हिसाब से ये बेटिंग मार्केट है, और मोस्टली वेदर सेंसिटिव है। तो ये चांस ट्रेड है, और इसकी अवधि मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स यानी 2 घंटे का चार्ट देख के की है, तो ये 1-2 दिन मीन्स कल की ट्रेडिंग सेशन तक का है। ये ट्रेडिंग सेशन के लिए वॉलेटाइल मार्केट है, तो आप बिना स्टॉप लॉस जो 196 का वीरेन जी बता रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा नेचुरल गैस में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो। भूमिका है अहमदाबाद से, क्रूड में ऑप्शंस के जरिए क्या ट्रेड करें? अजय जी बताइए क्या लग रहा है आपको क्रूड में, और इनको ऑप्शंस के जरिए एक ट्रेडिंग रणनीति बता दीजिए भूमिका जी को। नमस्कार सुनील। नमस्कार। डेफिनेटली कल के दिन हम देखे कि इन्वेंट्री का डेटा आया था, वो काफी ज्यादा आउटग्रोथ दिखा रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। टेक्निकली थोड़ा सा ओवरबॉट है, क्योंकि हमने पूरे जून महीने में एक अच्छी खासी लंबी तेजी देखी। अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई कंसर्न्स, ये प्राइसेस को सपोर्ट करे। आज यूएस मार्केट हॉलिडे होने की वजह से कोई डेटा पॉइंट नहीं है, इसलिए मार्केट सीमित दायरे में है, बट अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि समर ड्राइविंग सीजन है, यूएस में कंजम्पशन अच्छे हैं। तो इसी को देखते हुए ऑप्शन के अंदर 6900 का कॉल ले लीजिए 120 पे, 60 का स्टॉप लॉस रखिए, 180 से 200 तक का लेवल मिलेगा। जो कि अगर हम फ्यूचर मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है 7000 से 7050 तक का लेवल हायर साइड पे दिखा रहा है। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि 6900 का कॉल लेके काम करना चाहिए 200 के टारगेट के लिए। तो 6900 के स्ट्राइक की कॉल खरीदकर आप काम कर सकते हैं, ये सलाह है केडिया जी की तरफ से। अगले दर्शक हमारे साथ विनय कुमार झा हैं, इनका सवाल भी क्रूड में ही है। अनुज जी आप बताइए क्रूड में इनको क्या करना चाहिए विनय जी को? विष्मोहन जी गुड इवनिंग। देखिए एक अच्छा खासा रनअप हमने क्रूड में आते हुए देखा है। अब प्राइस थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, और जिस तरीके से स्लो डाउन हम देख रहे हैं यूएस के डेटा में, तो उससे काफी हद तक एक सेलिंग प्रेशर हम क्रूड में देख रहे हैं। हमने देखा था रिसेंटली 7000 के ऊपर गया था, प्राइस 7000 के नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बाउंस बैक आता है इंट्राडे के लिए, हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, तो 1 या 2 दिन के लिए अगर प्राइस 7000 के आसपास आते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। 7050 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट नीचे 6850 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर अभी फिलहाल एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्राइस थोड़े ओवरबॉट जोन में है, तो 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ संजय अग्रवाल हैं मरियानी जोरहाट असम से। आलू के दाम में तेजी क्यों दिख रही है? केडिया जी आलू आप ट्रैक कर रहे हैं क्या? दाम तो काफी तेजी से बढ़े हैं आलू के, आगे भी बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए फ्यूचर मार्केट में है नहीं, लेकिन हमने देखा कि नॉर्थ साइड के अंदर इस बार स्विंग में काफी कमी आई है। वेदर डिस्टर्बेंस जो थे पिछले साल, उसी का इम्पैक्ट दिखा गया था। इस बार जो स्विंग है वो काफी कम है, तो आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं है। बट हम अगर देखें तो आलू के प्राइस में करीबन जो हमने लास्ट देखा था उसमें 60-65 तक के भी भाव एक बार दिखा देता है। तो टाइमिंग वैसे भी हम मानसून में देखते हैं कि लीफी वेजिटेबल कम रहते हैं, तो आलू, प्याज, दाल, इनके भाव में तेजी आ रही थी, फूड इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी होती है। तो टाइमिंग जो प्रोडक्शन इस बार एक्सपेक्टेड है वो कम रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ये सलाह है आपके लिए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रामकृष्ण पाटिल है वाशिम महाराष्ट्र से। नेचुरल गैस किन स्तरों पर खरीदें? केडिया जी आपकी राय नेचुरल गैस पर क्या है? देखिए नेचुरल गैस में वेदर अपडेट जो है वो काफी पॉजिटिव है कि हाई डिमांड रहने की उम्मीद है।
साथ में हमने देखा समर ड्राइविंग सीजन उससे भी डिमांड कंटिन्यू, लेकिन जो ये 40 रुपए की गिरावट आई उसका कारण था यूएस में इक्विटी और चेकोस्पेक एनर्जी, इनके जो प्रोडक्शन कट हमने मार्च अप्रैल में देखे थे वो अब रिज्यूम हो गए हैं, वापस प्रोडक्शन बढ़ाने में आ गए हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा फॉल आया है। बट मुझे लगता है जो हरिकेन है अभी तो कैटेगरी डाउन हुआ है, बट अगले 2-3 दिन में कैटेगरी अगर इंप्रूव होता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेचुरल गैस में वापस एक रिबाउंड आ सकता है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 200 के नीचे वीकली क्लोज नहीं करता है, टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है। तो मेरी सलाह रहेगी 201 202 के करीब लेके चलिए, 196 का स्टॉप लॉस रखिए। टेम्पररी एक स्मॉल बाउंस है प्राइजेस में, जो 208 से 212 का लेवल अगले 2 से 3 सेशन में देखने मिल जाएगा। करंट लेवल से शॉर्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहां से एक बार 208 के लिए लिया जा सकता है, 196 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बाय कीजिए। अगले दर्शक हमारे साथ छोटू हैं। सोने चांदी में क्या खरीदारी का मौका है क्या? अनुज जी बताइए, सोने चांदी में खरीदारी का मौका है? बिल्कुल, जिस तरीके से यूएस के डेटा आए हैं और हमने एक डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है और एक अच्छा खासा स्पर्ट हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है, हमें लगता है कि एक अच्छा मौका है गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करने के लिए। हमें लगता है कि गोल्ड का प्राइस जल्दी ही आपको 73,000 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है, और सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर भी लग रहा है कि एक बार 93,000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मुझे लगता है कि फंडामेंटल और टेक्निकल साइड दोनों ही साइड से पॉजिटिविटी है, तो खरीदारी का ट्रेड गोल्ड सिल्वर में बना के चल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ राजेश तिवारी है राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में कहां बहुत बेहतर मौके अभी दिख रहे हैं। वीरेन जी आप सलाह दीजिए इनको, राजेश जी को क्या लग रहा है कहां पर सबसे ज्यादा बेहतर मौके आपको दिख रहे हैं? कमोडिटी एकदम उनका जो सवाल है बहुत ही जेनरिक है। मीन्स कमोडिटी मीन्स एग्री मार्केट, मेटल्स, बुलियन, एनर्जी, ऑयल सीड्स, कितनी सारी। तो इसमें कोई स्पेसिफिक उनका अगर मेंशन होता तो मैं एड्रेस करने की कोशिश करता, बट ये पोजीशन बहुत ही बनाने की बात कर जेनरिक रहे हैं, सवाल। वो जानना चाह रहे हैं कि कहां पर पोजीशन बनानी चाहिए, यानी ट्रेडर दिख रहे हैं। हालांकि सवाल उन्होंने साफ नहीं किया है, तो ट्रेड के लिए आपको कहां पर बेहतर मौके दिख रहे हैं आज? फिलहाल 2-3 दिन की अवधि से मैं गोल्ड पे बाइंग प्रेफर करूंगा। अगर डिप्स मिलता है 72 100 का तो मैं बाइंग प्रेफर करूंगा 71 600 के स्टॉप लॉस से। ऑब्जेक्टिव मेरा 2-3 दिन के लिए 72 500 72 700 के आसपास का रहेगा। ओके, अगले दर्शक है हमारे साथ दिशांत चौधरी हैं जयपुर से। क्रूड और नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या करना चाहिए क्रूड और नेचुरल गैस में दिशांत जी को? देखिए, क्रूड जैसा कि हमने बताया कि अभी हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, प्राइस थोड़े ओवरबॉट जोन में है, और जो डेटा है यूएस से उससे भी थोड़ा सा एक नेगेटिविटी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड करीबन 7,000 के आसपास आए तो कर सकते हैं। 7,050 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 6,850 तक आ सकता है। वहीं अगर बात करें नेचुरल गैस की, तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में अब प्राइस धीरे धीरे सपोर्ट के लेवल के आसपास है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, और डीप आता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? केरिया जी क्या करे कॉपर में? क्रिश देखिए, कॉपर की अगर बात करें, काफी बड़ी गिरावट के बाद हमने जून में काफी अच्छी गिरावट देखी थी, बट मार्केट अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस दिन से चांदी में तेजी आई है, इंडस्ट्रियल डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगा, डॉलर में गिरावट है, ये कॉपर को भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो वेरी शॉर्ट पीरियड की अगर बात करें तो हम लोग डेफिनेटली 870 872 के लिए लिया जा सकता है। बट मुझे लगता है पूरे जुलाई मंथ की बात करें तो 890 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। बीच में हमने सप्लाई साइड कुछ कंसर्न्स भी देखे थे, और चाइना से भी हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी ईजिंग जो होगी वो पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट करेगी। तो कॉपर में आज अगर आज और कल के व्यू के लिए करें तो 863 पे लीजिए, 858 का स्टॉप लॉस रखिए, 870 से 872 का लेवल है। बट अगर पूरे जुलाई मंथ के लिए भी लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 885 से 890 तक का लेवल आराम से देखने मिल जाएगा। ओके, अगले दर्शक है महावीर है बेंगलुरु से। जानना चाह रहे हैं कि 12 जुलाई तक क्या कॉमेक्स पर सोना $2,500 और चांदी $33 तक जा सकती है क्या? बीरेन जी आपको लग रहा है ये? ये थोड़ा टाइम सेंसिटिव जो सवाल होते हैं, इसके जवाब मुश्किल होते हैं। अगर मैच होती 50 ओवर की या 20 ओवर की तो इसमें श्योरिटी होती है थोड़ी कुछ, बट मार्केट में ऐसी श्योरिटी नहीं होती। जी आप क्या सलाह देंगे इनको? लग रहा है आपको इस तरह की इतने ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखना सही है क्या? अनुज जी आपसे सवाल था।
देखिए, टाइम बिंग अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक मोमेंटम तो पॉजिटिव बना है, बट इतना जो कि 2500 का टारगेट कर रहे हैं महज आने वाले 6-7 दिनों में, तो मुझे लगता नहीं है कि उतना देखने को मिलेगा, क्योंकि फिलहाल अभी 2380 एक छोटा रेजिस्टेंस है, देन उसके बाद 2400 एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में 2380 से लेकर 2400 तक के लेवल देखने को मिले, बट 2500 का एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। चांदी में जरूर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार $32-33 के लेवल आ सकते हैं, मगर ये है कि 12 जुलाई तक तो नहीं, बट हाँ इस मंथ के एंड तक एक बार लग रहा है कि प्राइस $32 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, लेकिन गोल्ड सिल्वर पे और बजट डिमांड पे हमने जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे जी से भी बात की। उनका क्या मानना है गोल्ड सिल्वर को लेकर, भाव से ही शुरुआत कर लेते हैं। सब्यसाची रे साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे सोने चांदी के भाव को लेकर है। लोग पूछते रहते कितनी तेजी और यहाँ से दिख रही है। हाजिर डिमांड को देखते हुए आपका अनुमान भाव को लेकर, गोल्ड सिल्वर को लेकर क्या है? देखिए, जो दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल जो इश्यूज चल रहे हैं, जैसे आज ही हम अखबार में पढ़ रहे हैं, दुनिया में 2 युद्ध चल रहे हैं। तो जब युद्ध चलता है और जब करेंसी, पेपर करेंसी पर लोगों का भरोसा थोड़ा कम हो जाता है, तब ये जो मेटल करेंसी है, जो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मेटल करेंसी है, उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा हो जाता है। और इसका जो ट्रेंड है आप देखेंगे तो दुनिया का सब बड़ा बड़ा सरकार जो है वो गोल्ड के ऊपर उनका डिपॉजिट जो बढ़ाते ही जा रहा है। ऑफकोर्स जो स्ट्रेटेजिक डिपॉजिट बोलते हैं वो बढ़ाते ही जा रहा है। तो लास्ट ईयर में जितना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री भी बढ़ाया तो वो ताज्जुब होने का है। और जब तक वो गोल्ड का इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड रहेगा दुनिया में, ये तो खाली गवर्नमेंट का बोल रहे हैं, बट जनरल आम आपने आदमी बिल्कुल के सही कहा। अगर सरकार खरीदती है, सेंट्रल बैंक खरीदती है तो स्ट्रांग हाथों में है। लेकिन कई सारे दर्शक ये पूछते हैं कि लंबी अवधि में, यानी 1 साल से 2 साल में, क्या गोल्ड 1 लाख भी हो सकता है, चांदी 1.5 लाख तक जा सकती है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सब्यसाची जी? देखिए, और एक चीज जो है, आप हमारा कंट्री में देखिए कि स्टॉक मार्केट के ऊपर जितना भरोसा, इफ रिटर्न, ये सब देखिए, एक एनी इन्वेस्टेबल जो मटेरियल है, जैसे गोल्ड सिल्वर, आप जो पैसा क्यों लगाते हैं, इन्वेस्टेबिलिटी, उसका रिटर्न कैसा है। तो गोल्ड हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स इन द लास्ट 1 और 2 ईयर्स और 3 ईयर्स पीरियड में। जब इतना अच्छा रिटर्न दिया तो एक भी इन्वेस्टर, उसका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड का जो अमाउंट है वो बढ़ाते जा रहा है। तो इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कितना करेंसी जो है, करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर कितना। तो स्टॉक मार्केट भी हमारा इधर बहुत तेज है, तो गोल्ड हमारा हिसाब से प्राइस अभी स्टेबल रहेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का उतना ज्यादा रिटर्न नहीं है तो गोल्ड में भाव बढ़ेगा, ओके। तो तब वो 80,000 के ऊपर जा सकता है। बट ये जो आप प्राइस बोल रहे हैं, ये हमारा ओपिनियन में स्टेबल प्राइस है। ओके। सब्यसाची जी, एक सवाल, अहम सवाल। बजट तीसरे हफ्ते में आने वाला है, जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में, 22-23 के आसपास की डेट अनाउंस होने वाली है। आप बताइए, आप लोग अभी वित्त मंत्री से मिलकर आए थे, आपकी टीम मिलकर आई थी, आपके चेयरमैन साहब से बात भी हुई थी। आप लोगों ने क्या डिमांड रखी है, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें आप। देखिए, हम लोग एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, तो हमारा मेन जो डिमांड है वो एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए डिमांड था। तो हमारा जो एक्सपोर्ट आपका बास्केट देंगे, देखेंगे तो देखेंगे कि 50% के ऊपर डायमंड, हीरा का है और बाकी जो है ज्वेलरी का है। तो हमारा जो मेन डिमांड था कि ये जो आप हीरा बोलिए या गोल्ड बोलिए, सिल्वर बोलिए, प्लैटिनम बोलिए, सब जो रॉ मटेरियल है हमारा जो प्रोडक्ट का, वो रॉ मटेरियल सब बाहर से ही इंपोर्ट होता है। कच्चा हीरा बाहर से इंपोर्ट होता है, पॉलिश्ड होता है, उसके बाद ज्वेलरी में बैठता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। तो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट में जो पाबंदी है उसके ऊपर हम लोग बात किया। पहले हम लोग हीरा के ऊपर बात किया है। हीरा में आप देखेंगे कि वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि जो दुनिया में जो हीरा का जो उत्पादन है वो होता है, लेट्स से रशिया में होता है, अफ्रीका में होता है, कनाडा में होता है। तो ये जो अभी जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, जो यूक्रेन और रशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है और उसके जरिए जो सैंक्शंस आया है, उसके लिए हीरा का जो आमदनी है उसके अंदर एक सैंक्शन का पाबंदी G7 कंट्री का आया है, वो उसके लिए हम लोग सफर कर रहे हैं। और जो अफ्रीकन कंट्रीज जो है उसके अंदर एक बेनिफिशिएशन बोल के एक प्रोसीडियर आया है कि जो भी कच्चा हीरा है उधर ही काटन पॉलिश करके बाहर भेजने का एक रूल उधर पर आया है। ये सब जो आ रहा है, इसके अंदर हम देखा है कि कच्चा हीरा का जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग हमारा इधर नहीं हो रहा है, वो दुबई में हो रहा है, एंटवर्प में हो रहा है। तो हम लोग जो गवर्नमेंट को जो सलाह दिया है
कि ये ट्रेडिंग इधर पर लाना पड़ेगा। जब ट्रेडिंग इधर लाएंगे तभी इधर पर कच्चा हीरे का ट्रेडिंग होएगा और हमारा जो छोटा बड़ा जो भी कारोबारी है, मैन्युफैक्चरर है, उधर से ले सकता है। तो बिल्कुल फर्स्ट सही वो कहा ट्रेडिंग आपने। को बढ़ावा देने के लिए हम जी लोग जी। जो सोल्यूशन दिया है, जो ओके। जो हम लोग प्रोत्साहन के लिए जो बोला है, एक तो पहले हम लोग एक एसएनजेड स्पेशल नोटिफाइड जोन है, जिधर पर जितना सारा दुनिया का माइंस है, माइनिंग कंपनी है जो हीरा ओके। का माइनिंग करते हैं, वो लोग जाके इधर पर ट्रेडिंग करेंगे। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बजट से जुड़ी हुई आप लोगों ने काफी डिमांड रखी है। आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा 30 सेकंड में। क्या सोने चांदी पर जो इंपोर्ट घटाने की बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है इस बार कुछ फैसला होगा क्या? विश्वमोहन जी, आपको हम बोलते हैं, ये हम डिस्कस भी किया है उनके साथ, डिटेल में डिस्कशन हुआ है। हमारा हिसाब से एटलीस्ट तो, क्योंकि जो हमारा लग रहा है कि वो 5%, क्योंकि आप देखिए, हम एक अखबार में ही खाली पढ़ते हैं, रोज आपका अखबार में आते हैं कि ये इधर से अनअकाउंटेड गोल्ड आ रहा है, उधर से स्मगलिंग हो रहा है, एयरपोर्ट में पकड़ा जा रहा है। बात है, कुछ स्मगलिंग को अगर आपको कम करना है और यहाँ के मार्केट को अगर बढ़ावा देना है, ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, तो इंपोर्ट ड्यूटी की डिमांड आप लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ से की है। चलिए, शुक्रिया सब्यसाची जी। वक्त कम है और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्याज पर एक बड़ी खबर लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक खबर अब प्याज को लेकर आपको बता दें कि प्याज फिर से चर्चा में है, क्योंकि मॉनसून सीजन में एक सीजनल इंपैक्ट भी होता है प्याज की कीमतों पर और दाम इस सीजन में बढ़ने लगते हैं, क्योंकि नई फसल आने में वक्त होता है। अक्टूबर नवंबर के आसपास नई फसल आती है, तो ये 3-4 महीने का जो पीरियड होता है, इस दौरान आमतौर पर दाम बढ़ते हैं। लेकिन या अभी रिटेल में अगर दाम देखें तो 45-50 रुपए प्रति किलो के आसपास जा चुके हैं, तो ये सरकार के लिए थोड़ी चिंता बढ़ा रही है। लेकिन जो सरकारी खरीद हो रही है बफर स्टॉक को लेकर, जो नाफेड की तरफ से हो रही है और एनसीसीएफ की तरफ से जो हो रही है, उसमें काफ़ी गड़बड़ी की शिकायतें मिली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक ठाकुर है, डायरेक्टर हैं नाफेड के। शुक्रिया अशोक जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर, ये क्या मामला है, क्यों ये गड़बड़ी हुई है? किसानों का कहना है कि उनसे खरीद नहीं हो पा रही, ये खासतौर से महाराष्ट्र के किसानों की ये शिकायतें हैं। जी जी, आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। दूसरा, हम उस किसान से मिलना चाहते हैं जो कह रहा है कि मेरे से खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि उस किसान को ये पता होना चाहिए कि वो सीधा पोर्टल से जाके रजिस्टर कर सकता है। उसको किसी के पास अपना प्याज बेचने के लिए जाने की जरूरत ही नहीं। वो अपने घर से बैठकर जो है वो अपना प्याज बेच सकता है हमारे पोर्टल पर। और अगर जब किसी सेंटर पर खरीद होती नहीं है, आजकल हमने सीधा किसान को जोड़ दिया है। वो सीधा हमारे यहाँ रजिस्टर करेगा और उसके बाद वो अपना प्याज जाकर किसी सेंटर पर डिलीवर कर देगा और उसके बाद पेमेंट उसके खाते में चला जाएगा। ओके। तो जब ये व्यवस्था हमने बनाई है, तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि कोई किसान ये कह सकता है कि मेरे से प्याज। लेकिन सर, इस तरह की जो खबर आ रही है कि वो जो सेंटर्स पे कारोबारी आकर बेच रहे हैं और आप लोगों के कई अधिकारी विजिट किए, तो आप लोगों ने भी पाया कि वहां पर गड़बड़ी हो रही थी और आप लोग एक्शन उठाने के भी मूड में। क्या इस खबर में सच्चाई है क्या अशोक जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये किसी ने गलत खबर दी है। मैं खुद भी सेंटरों पे गया हूँ। सभी सेंटर्स के ऊपर किसानों का डेटा मेंटेन्ड है और उसका जो स्थानीय कृषि विभाग है उसके द्वारा जो 7/12 का फॉर्म है वो सबका लगा हुआ है। वो सत्यापित है, किसान का सारे डिटेल्स उसके अंदर है। तो ये कहना कि प्याज जो है व्यापारियों से खरीदा जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कि जब वहां पर किसान का डाटा है, वो सत्यापित है और पेमेंट हम उसके खाते में कर रहे हैं और वो रजिस्टर्ड सीधा कर रहा है, वो सेंटर पर रजिस्टर नहीं कर रहा है, वो सीधा पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर रहा है। तो फिर सवाल ही कहाँ पैदा हो जाता है, व्यापारी बेच कैसे सकता है वहां? मुझे बताइए। और दूसरी बात, जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि व्यापारियों से खरीदा जा रहा है, उसको ये जानकारी ही नहीं है कि मार्केट के अंदर 3240 रुपए का रेट है और हम 2800 कुछ रुपए में खरीद रहे हैं। तो कौन सा व्यापारी है जो 3200 रुपए का प्याज खरीद कर जो 2800 रुपए में नाफेड के सेंटर पर बेचने आएगा? बिल्कुल सही बात। मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि आज सुबह भी
ज्यादा थोलकर जी से बात हुई थी तो वो भी इस तरह की शिकायत लेकर आए थे। हालांकि ग्राउंड पर हम अभी पड़ताल के लिए तो नहीं गए हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपकी तरफ से ये सफाई आ जाए कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसान पोर्टल पे जाके सीधे माल अपना बेच सकते हैं। सर 5 लाख टन की आप लोगों ने खरीद की तैयारी कर रखी है, उसमें से कितनी खरीदारी हो चुकी होगी प्याज की अब तक? हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से लगभग 2.5 से 3 लाख से ऊपर हम जा चुके हैं। ओके, 2.5 से 3 के बीच में। सर भाव जिस तेजी से बढ़े हैं, किसान अब इच्छुक है उस भाव पर बेचने के लिए? अब नहीं, बिल्कुल हम आप देख सकते हैं कि हम मार्केट के हिसाब से रेट दे रहे हैं। ओके, मैं और अच्छा रेट देने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, लेकिन हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कोई बनावटी जो मार्केट में तेजी लाने की जो तेजड़िए होते हैं, वो तेजड़िए मार्केट में बनावटी तेजी लाकर कोई अनुचित लाभ ना ले पाए, ओके, तो उसको भी ध्यान में रखकर हम लगातार जो रेट्स हैं उनको रेगुलेट करते रहते हैं, उसकी मॉनिटरिंग पर चलता रहता है और फीडबैक के आधार पर डे टू डे बेसिस हर दूसरे तीसरे चौथे दिन अपडेट करते रहते हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमने बफर स्टॉक है उसको हम पूरा करेंगे, तो उस टारगेट को पूरा करेंगे और उसी से किसानों को फायदा मिल रहा है। और मैं ये किसान भाइयों को ये बताना भी चाहता हूँ कि ये जो हम बड़ी क्वांटिटी में प्याज खरीद रहे हैं, पहले यहाँ पर जब मैं 2014-15 में ज्वाइन किया था, 15-16 के अंदर पहली खरीद हुई थी, तब हम मात्र 2654 टन प्याज हमने खरीदा था। ओके, और वो उसकी कीमत भी 5 करोड़ से नीचे की थी। ओके, आज वो जो 5 करोड़ का हम प्याज खरीदते थे, आज किसानों से हम जो है लगभग 1200 करोड़ के आसपास का पिछले वर्ष हमने खरीदा है। ओके, और इसके अलावा जो है हमने 7 लाख टन प्याज जो है पिछले वर्ष किसानों से खरीदा है। ओके। और यहाँ तक कि खरीफ की फसल के अंदर जब प्याज 3-4 रुपए बिक रहा था, तब हमने उनसे 10 रुपए में खरीदा है। और ये जो डिफरेंस है ये सरकार ने अपनी जेब से भरा है किसानों को जो है ऊंचे दाम देने के लिए। और जब भी हम बाजार में गए हैं, मैं 2-3 सालों की मैंने जो मॉनिटरिंग करी है, हमने जब खरीदनी शुरू करी उसमें मार्केट के अंदर 8-9 रुपए का रेट था एक वर्ष में, जी, और जी। वो 18-19 रुपए तक गया। एक वर्ष में 11, सवा 11, 11.5 के आसपास से शुरू हुआ जी, था, जी। और वो 28 रुपए तक गया। यहाँ तक कि 35 जी। रुपए किलो के हिसाब से भी किसानों से प्याज खरीदा गया है। तो मेरा कहना है कि हम मार्केट में जा रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। इसी वजह से किसानों को जो है वो जो फसल के टाइम पर उनके ऊपर एक दबाव होता था, और उसका फायदा उठाकर कुछ लोग जो है, कुछ व्यापारी, कुछ आड़ती जो है, उसका फायदा उठाकर उनका शोषण करते थे। आज हमने उस शोषण के दुष्चक्र से किसान को बाहर निकालने का काम किया है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है उसमें सरकार उसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर रही है। सरकार जो है वो बड़ी क्वांटिटी का प्याज भी खरीद रही है। आप क्योंकि मीडिया से हैं, आप जानते होंगे कि 2014 से पहले सरकारें प्याज का नाम लेने से भी डरती थी, और 2500 टन प्याज रखने की भी कोई कैपेसिटी नहीं थी किसी सरकार की। आज हम 7 लाख टन प्याज खरीद रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता देता हूँ, हमारे जो लोग हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं उनके लिए जानकारी बताना चाहता हूँ कि 2014 से पहले रिकवरी जो है वो 35 से 45% के बीच में होती थी। आज जो प्याज है उसको आधुनिक तरीके से रखा जा रहा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया है, उसको मॉडर्नाइज किया गया है, उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। तो आज हम 63% की रिकवरी दे रहे हैं। केवल रिकवरी में भारत सरकार का 400 से 500 करोड़ रुपया बच रहा है जो पब्लिक मनी है। ओके, शुक्रिया अशोक जी। वक्त कम है लेकिन आपने सफाई दे दी कि आप पोर्टल के जरिए सीधे रजिस्टर्ड किसान जाकर वहां पर माल बेच सकते हैं, उनको कोई भी यहाँ पे रोक टोक नहीं है। वक्त कम है अशोक जी, फिर से मैं आपको कोशिश करूंगा, आपके इंटरव्यू आगे भी लूंगा। आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे किसान भाइयों को मदद की। बाकी हमारे सभी मेहमान अनुज जी, अजय जी और वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने